नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको सच टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का महंगाई है। इस महंगाई को कम करने के लिए हमने तब्दीली सरकार के दावे देखे, वादे देखे। तब्दीली सरकार से होता हुआ ये सफ़र इत्तेहादी हुकूमत तक पहुंचा। इत्तेहादी हुकूमत भी खोखले दावे और नारे लगाती रही, लेकिन बीच में गरीब आवाम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसती जा रही है। और ये चक्की अब इस हद तक बढ़ चुकी है महंगाई की कि अब गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। डॉलर काबू में नहीं आ रहा, ऊंची उड़ान भर रहा है। पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आटा, चीनी, जितने भी अशाए खुरनोश हैं गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। आखिर इसका हल क्या है? अब ये मामला पहुंच चुका है निगरान हुकूमत तक, और निगरान हुकूमत अब जब से आई है, अब देखना ये है इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत। क्या ये मईशत पर काबू पा लेंगे? इनके पास जो टीम है, क्या ये उस मायार की है कि ये मईशत को काबू करके गरीब आवाम को कुछ रिलीफ फराहम करेंगे? या जिस तरह से तब्दीली सरकार साबिका हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करती रही है और फिर इत्तेहादी हुकूमत तब्दीली सरकार पर इल्ज़ामात लगाती रही है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे, इसी तरह से निगरान हुकूमत भी ये इल्ज़ामात लगाती रहेगी कि जो साबिका हुकूमत है उन्होंने मईशत को उस लेवल पर पहुंचा दी, उस डगर पर ले गए कि इसको काबू नहीं किया जा सकता। इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदा ओन शिराजी, और हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे हनीफ कमर, ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे सबसे पहले। और हसनैन भी मेरे साथी एंकर मेरे साथ मौजूद होंगे। हसनैन, बात करें आप भी, किसके टर्न बनाइए सब? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत के लिए हुमा, जैसे कि आप जानती हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारी मईशत है कि मईशत को कैसे कंट्रोल किया जाए। मुश्किलात तो गरीब आदमी के लिए बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन भी करवा रहे हैं, अलबत्ता वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी तो उनकी जानिब से इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो रोटी का मसला है, वो कपड़े का मसला है, वो मकान का मसला है, वो छत का मसला है। ये मसले कब हल होंगे, ये सबसे बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान भी बनता जा रहा है कि पाकिस्तान की डगर को कौन संभालेगा। आकर हुकूमतें आती हैं, दावे तो करती हैं, लेकिन कोई अमली काम नहीं किया जाता कि महंगाई को कम किया जा सके। निगरान हुकूमत आई है, देखना ये है कि ये कैसे चलेगी और किस तरह से ये मईशत को कंट्रोल कर पाएगी। इस दफ़ा इन्हें एक्स्ट्रा इख्तियारात भी दिए गए हैं। पहले जो निगरान हुकूमतें आती थी उनके पास पॉलिसीज़ बनाने का इख्तियार नहीं होता था, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत आई है इसके पास पॉलिसी बनाने का इख्तियार है कि ये मईशत को संभालने के लिए अपनी कोई पॉलिसी मुरतब कर सकें। जो निगरान वज़ीर ख़जाना का कलमदान जो है वो दिया गया है शमशाद अख्तर साहिबा को, स्टेट बैंक की वो गवर्नर भी रह चुकी हैं। देखना ये है कि वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर पाती हैं। जैसे कि आप बता रही थी कि हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं ओन शिराजी, और लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ हनीफ कमर मौजूद हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे नुमाइंदे ओन शिराजी की जानिब। ओन शिराजी की मैं चाह रही थी ऑन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले हनीफ कमर से बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ कमर। महंगाई की सालाना शरह 27.5% को पहुंच गई है। बताइएगा आखिर ये क्या मामला है, क्यों ये महंगाई काबू नहीं आ पा रही? गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। पाकिस्तान में अपर क्लास और सिर्फ लोअर क्लास रह गई, मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है। ये क्या मामला है, क्यों ये इशूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? काबू आने की जगह मजीद ये इशूज बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारा आज का ये मौजू है कि निगरान हुकूमत जो है उसके सबसे बड़े चैलेंज जो ज़ाहिर है उसको दरपेश हैं वो मुआशी चैलेंजेस हैं, और मुआशी चैलेंजेस में महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और अब तक क्यों नहीं काबू पाया जा सका, ये है आज का हमारा सवाल जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये PDM की हुकूमत जो थी, जो चंद दिन पहले सुबकुदोश हुई है, आपको याद होगा कि उसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाते हुए ये कह कर गए हैं कि हमने मुल्क को दुरुस्त सम्मत पे गामजन कर दिया है, अब मईशत बेहतर हो रही है और आने वाली हुकूमत मजीद फैसले करेगी जिससे मईशत बेहतर होगी। अब मईशत बेहतर होने के पैरामीटर्स क्या हैं? इसमें बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के पैरामीटर्स कुछ और हैं और आम आदमी के पैरामीटर्स कुछ और हैं। हुकूमत ये समझती है कि अगर उसको टैक्सेशन, उसकी टारगेट जो है वो पूरा हो जाए, टैक्स उसको मिल जाए, बैरूनी कर्जे उसको मिल जाएं और फिर कर्जों की अदायगियां हो जाएं, तो हुकूमत समझती है कि मईशत बेहतरीन है और मुल्क तरक्की के रस्ते पर गामजन है।
जबकि आम आदमी ये समझता है कि उसकी फूड बास्केट सस्ती हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, दवाएं सस्ती हो जाएं, खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएं, तो फिर आम आदमी समझेगा कि उसके नजदीक मुल्क की मईशत बेहतर है। ये दोनों तबका है फिक्र में बुनियादी फर्क है। अब ये जो कारसाज हैं, जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने जाहिर है उसी फार्मूले पर अमल करना है जिस फार्मूले के मुताबिक उनके नज़दीक मईशत बेहतर होनी है। तो अब निगरान हुकूमत भी उसी तरह ही मईशत बेहतर करने की कोशिश करेगी जिस तरह PDM की हुकूमत ने की और जिस तरह उससे पिछली हुकूमत ने की। अब अगर इस हुकूमत को आपने इख्तियारात दे दिए हैं, ये मजीद टैक्सेस लगाएगी, मजीद चीज़ें महंगी करेगी, बैरूनी कर्जे लेगी और फिर उन कर्जों की सूद समेत अदायगियाँ करेगी, तो इस तरह हुकूमत के बकौल तो मईशत ठीक हो जाएगी लेकिन आम आदमी का कचूमर निकल जाएगा। इस वक्त जो आपकी निगरान वजीर ख़जाना बनी है शमशाद अख्तर साहबा, हर मुआशी माहिर की एक पॉलिसी होती है और वो उस पॉलिसी को अपनी टीम के जरिए बरूए कार लाता है। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा की जो पॉलिसी ये है कि वो उनका असूल ये है कि लेट द मार्केट डिसाइड, कि मार्केट पे छोड़ दें चीज़ों को कि वो तलब रसद के मुताबिक फैसला होगा, किसी चीज़ की तलब ज़्यादा होगी महंगी हो जाएगी, रसद कम होगी महंगी हो जाएगी। हालांकि हुकूमत का ये काम नहीं होता, हुकूमत चीज़ों को रेगुलेट करती है। वो देखती है कि अगर किसी तबका है फिक्र को ज़्यादा नुकसान हो रहा है महंगाई का, कोई आम आदमी अगर पिस रहा है तो ज़्यादा वसाइल वाले लोगों से वो वसाइल को लेता है और आम आदमी की जानब उसको मुंतकिल करती है। हुकूमत का ये काम होता है। लेकिन जब आप चीज़ों को, डॉलर को, पेट्रोल को, बिजली को, हर चीज़ को आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे तो फिर ऐसे ही अंजाम होगा कि आप अचानक 20 रुपये पेट्रोल महंगा होगा, फिर बिजली महंगी हो जाएगी, फिर गैस महंगी हो जाएगी, आप कर्जे अदा करके समझेंगे कि आपकी मईशत बिल्कुल इसी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऑन शिराजी की जानिब बढ़ते हैं। ऑन बताइएगा, चैलेंज बहुत बड़ा है मईशत के हवाले से, टीम कैसी देखते हैं आप? देखिए हसनैन, मेरे ख्याल में हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और ये निगरान हुकूमत के जो वज़रा हैं, अभी उन्हें मतलब 1 दिन हुआ है, 1.5 दिन, उनसे जो हमारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई है तो उनकी बातों से जो मैंने परसेप्शन ली है वो यही है कि जनाब साढ़े हाथ भी कोई नहीं। जो IMF के साथ डील पिछली हुकूमत करके गई है, हमें उन्हीं असूलों, उन्हीं कवानीन, उन्हीं ज़वाबत के मुताबिक आगे चलना है। हमें पेट्रोल भी महंगा करना है, हमें बिजली भी महंगी करनी है, हमें गैस भी महंगी करनी है। और कल जब हमारी वज़ीर इत्तलात निगरान जो हैं सोलंकी साहब, उनसे बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि देखें हुकूमतें या जो है वो रियासतें तो IMF के पास चली जाती हैं, लेकिन आम आदमी कैसे, उसका सिस्टम क्या बनेगा, वो कहाँ से जो है वो बारो करेगा। तो ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि मौजूदा हुकूमत से कोई रिलीफ की तवक्को ना रखी जाए। ये ना समझा जाए कि ये जी सब्सिडी देंगे, सब्सिडी तो आप वैसे IMF की वजह से नहीं दे सकते। अगर सब्सिडी दे सकते होते, अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ दे सकते होते तो इत्तेहादी हुकूमत ने ज़रूर 6 माह 8 माह आगे जाना था। ये मैं आपको बड़ा कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ कि ये इत्तेहादी हुकूमत के माबैन जब ये PDM और इत्तेहादियों की हुकूमत थी तो इस बात पे बड़ा गौर किया गया। और शिराजी कितना अहम था कि इत्तेहादी हुकूमत ही अगर आगे जाती तो देखिए उन्होंने सियासी मजीद नुकसान करना था। अगर वो और आगे जाते तो रिलीफ तो उन्होंने भी नहीं दे सकना था ना। जो तय हो गया IMF के साथ चलना तो उन्हीं कवानीन के मुताबिक था, तो उन्होंने बजाय ये कि मजीद बर्डन अपने सर लेने के इन अनइलेक्टेड लोगों को दे दिया। इन्हें कोई सियासी नुकसान तो नहीं है, लेकिन आपका IMF का प्रोग्राम चलेगा और IMF का जो प्रोग्राम चलेगा यकीनी तौर पर उसका कुछ ना कुछ फायदा जो अगली हुकूमत आएगी, यानी जो अगला इलेक्शन होगा, जो मुमकिन तौर पर जराए बता रहे हैं फरवरी 2024 में होगा, उस इलेक्शन में जो हुकूमत आएगी उसको कुछ ना कुछ रिलीफ होगा। मौजूदा सूरत हाल में गरीब मजीद पिसेगा, चीज़ों की कीमतें। आपने जिक्र किया कि अगला इलेक्शन होगा 2024 में फरवरी में, क्या इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि अगला इलेक्शन फरवरी में हो जाएगा? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि इनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि ये हमें कोई रिलीफ फराहम कर सकते हैं, आम आदमी के लिए कोई रिलीफ होगा, तो अगर इनसे कोई ये उम्मीद नहीं जाहिर की जा सकती तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में ये बात की है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा अहम तवज्जो है वो मईशत है। तो फिर इस बयान का क्या मतलब है कि उनकी तवज्जो मईशत की तरफ है और आवाम रिलीफ की उम्मीद भी ना रखें?
دیکھیں معیشت کی طرف اسی طرح توجہ ہے نا جیسے حنیف قمر صاحب فرما رہے تھے کہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. مشکل کیا فیصلے ہیں؟ ہمیں عمران خان صاحب کے دور میں بھی سابق وزیر اعظم کے دور میں بھی مشکل فیصلے ہی بتائے جاتے رہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی کہا کہ ملک مشکل دور میں ہے, مشکل فیصلے کرنا ہے. یہ حکومت بھی مشکل فیصلے کرے گی. ریلیف کی سبسڈی دے نہیں سکتے نا. پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت یہ طے شدہ ہے کہ یہ سبسڈی نہیں دے سکتے. جب یہ حکومت سبسڈی نہیں دے سکتے تو سبسڈی نہیں دے سکتے. اچھا, اور ہم آپ کی بات کو بھی کنٹینیو کریں گے. ہمیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی محسن رضا خان نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. محسن صاحب, آپ نے بھی سچ ٹی وی کو اپنا خصوصی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. سر کہیے گا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے اور ابھی ہم یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ عوام کو ان سے ریلیف کی امید نہیں رکھنی چاہیے. آپ کیا کہیں گے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, عوام کو تو اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ ایک بہتر کابینہ ہے. وزیر اعظم جو ہے پڑھے لکھے شخص ہیں اور کافی ویژنری آدمی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کابینہ میں بڑے اچھے لوگ شامل کیے گئے ہیں. ملک کے جو سیاسی کمزوری حالات خراب کیے تھے, اس کے بعد فوری طور پہ کچھ توقع نہیں کی جا سکتی کہ نگران حکومت ایک دم لوگوں کو کوئی ریلیف فراہم کرے گی. لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اپنے جو پہلا خطاب تھا کابینہ سے, اس میں کافی واضح طور پہ اپنے ایجنڈے کا اعلان کیا, اور باقی لوگ بھی جو کابینہ کے ہیں وہ بھی کام کریں گے. تو ہمیں توقع اچھی کی رکھنی چاہیے. سر وزارت خارجہ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے, چونکہ جو معیشت ہماری چل رہی ہے, بیرونی سرمایہ کاری بالکل زیرو ہے. کوئی بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیں کوئی خاصی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. تو وزارت خارجہ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے معیشت کو سہارا دینے میں؟ دیکھیں, وزارت خارجہ کا پاکستان کی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس میں اہم کردار ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کچھ پاکستانی سفارتخانوں نے کوئی صحیح کام نہیں کیا, لیکن اب جو ہے پاکستان کے سفارتخانے بھی اس جانب سے کچھ کام کر رہے ہیں. کچھ ملکوں میں کام بھی شروع ہو گیا ہے. جیسے کہ موجودہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس چلانی ہے, تو ان کے سفارتکاری کے دور میں جب یہ برسد میں پاکستان کے سفیر تھے, تو جی ایس ٹی پلس جو یورپی یونین سے منظور ہوا تھا اس میں ان کا بھی اہم کردار تھا. اور انہوں نے پاکستان کی جو ہے تجارت کو یورپ تک بالکل بڑھانے کے لیے ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا تھا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ نگران وزیر خارجہ بننے کے بعد پاکستانی سفارتخانوں کو بھی اسی طرح متحرک کریں گے اور اسی طرح پیکیج پاکستان کے لیے حاصل کریں گے. سر غالباً یہ پہلی نگراں حکومت ہے جن کو پالیسی میکنگ کا اختیار ملا ہے. معیشت چونکہ اس قدر ڈگمگا چکی ہے, تو کیا آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیم آئی ہے یہ کتنی مضبوط پالیسی مرتب کر سکتی ہے؟ یہ ٹیم تو بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. آپ اگر کابینہ پہ نظر دوڑائیں تو میرا خیال ہے کہ کافی میں اچھے لوگ شامل ہیں, جس میں وزیر خزانہ جو ہے شمشاد اختر اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہی ہیں, اور معاشی باریکیاں بنانے بھی ان کا اہم کردار ہے. اسی طرح جلیل عباس چلانی ہیں, مدثر سولنگی ہیں پاکستان کے جو نئے وزیر اطلاعات بنے ہیں, وہ بھی ایک کونمش عامل صافی ہے اور انہوں نے بڑے اداروں میں کام کیا ہے. وہ بادشاہ میڈیا میں رہے ہیں اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں. تو اسی طرح ندیم جان ہیں وزیر صحت. یہ انہیں پاکستان کے 3 قومی اعزازات انہوں نے حاصل کیا اور انہیں صومالیہ کے بھی سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا. اس کے علاوہ انہیں کووڈ میں اور پولیو کیمپین میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ جو ہے انیق احمد صاحب ملک کے ایک مشہور مفکر ہیں, اینکر ہیں, مذہبی پروگرام کرتے ہیں اور بڑا اتحاد بین المسلمین اور
को भी यकजहती भी काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कामना जो है अच्छे लोगों पे मुश्तमिल है। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है काशिफ शबीर, आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत मशहूर हैं आपके कीमती वक्त के। कहिएगा काशिफ साहब, निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोल की कीमत जो है काबू में नहीं आ रही, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, यहाँ तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत 400 रुपये लीटर तक जा सकती है। क्यों ये चीज़ें काबू नहीं आ रही और इकदामात क्या करने चाहिए निगरान हुकूमत को? देखिए, पहली बात तो ये है कि निगरान हुकूमत को आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ओवरनाइट को चेंज आएगी तो ऐसा आना बिल्कुल नामुमकिन बात है। अब रियलिटी क्या है, मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस निगरान हुकूमत से, और मुझे लगता ये है कि शायद अब मौका है कि पाकिस्तान को वाकई आप सही सिमत में, सही डगर पे ला सकते हैं। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी मईशत टोटल है तकरीबन 350-350 बिलियन US डॉलर की हमारी टोटल GDP है। अब ये GDP जो है कोई इतनी बड़ी GDP नहीं है कि जो ठीक ना हो सके। मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉलिसी का ट्रेंड सही हो, पॉलिसी सही रुख पे, सही सिमत पे हो, तो ये इकॉनमी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। पहली हुकूमतों में क्या प्रॉब्लम होता था कि आपकी तमाम पॉलिसी पॉलिटिकल ड्रिवन होती थी, वो अपने पॉलिटिकल मोटिव देखते थे, पॉलिटिकल फ़ायदे देखते थे, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाते थे। अभी ऑन साहब जिक्र कर रहे थे सब्सिडी का, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, तमाम पॉलिसी जो है वो मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए, यानी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो चीज़ों को तयन करे, उसका फ़ैसला करे, फिर पॉलिसी जो है वो सही सिमत पे जाती है। अब ये जो निगरान हुकूमत आई है, डॉक्टर शमशाद जो है वो वज़ीर ख़जाना है, वो लीड करेंगी इस वज़ारत ख़जाना को। अगर वो पॉलिसी ऐसी बनाने में कामयाब हो जाएं कि जिसमें सब्सिडीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और IMF जो है वो ये नहीं कहता कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF कहता है अगर आपने सब्सिडी देनी है तो टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को सब्सिडी मिले जो वाकई उसके हकदार हैं, और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो लोग रजिस्टर्ड हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं। अगर आपने कोई सब्सिडी देनी है, आप डायरेक्ट उनको सब्सिडी दें ताकि उनको डायरेक्ट उस चीज़ का फ़ायदा हो, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जो कि तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं, 1 खरब रुपया जो है वो हम सालाना उसमें की मद में ज़ाया कर रहे हैं। इनको फौरी तौर पे इनके बारे में पॉलिसी बननी चाहिए कि ये प्राइवेटाइज हों, ताकि इनका नुकसान कम से कम जो है मईशत के ऊपर पड़े। मिसाल मैं आपको देता हूँ PTCL की, इसको हमने प्राइवेटाइज़ किया तो आज आप देखें PTCL बेहतर से बेहतर हो रहा है। एक तो उसका दबाव जो था ख़जाने पे वो भी ख़त्म हो गया, उसके अलावा अब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स एक्सचेकर। इसी तरीके से PIA देख लें, SNGPL देख लें, पाकिस्तान स्टील मिल्स देख लें, और जितने भी इदारे हैं जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं मईशत को, फौरी तौर पे उनके बारे में फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। पिछली हुकूमतें फ़ैसला क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो पॉलिटिकली ड्रिवन होती थी। तो यहाँ पर ये फ़ैसले इन लोगों के लिए आसान है। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो प्रोडक्शन जो कि इजाज़ गौहर साहब के पास है, और डॉक्टर शमशाद। ये दोनों अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए पॉलिसी को सही रुख पर लेके जाएं तो आप देखेंगे कि 5 से 6 माह के अंदर अंदर आपको वाकई टर्न अराउंड पॉलिसी का नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें पाकिस्तान की सारी इकॉनमी एग्रो बेस्ड है। इस दफ़ा आपकी गंदम की फसल बम्पर क्रॉप हुई। आप अभी देख लीजिए कि हमारी जो राइस की फसल आ रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि वो भी बम्पर क्रॉप होगी। पाकिस्तान की तकरीबन 20 से 25% एक्सपोर्ट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन राइस। और इस वक्त इस मौके पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि नॉन बासमती पर इंडिया ने बैन लगाया हुआ है। उसका सारा जो लोड है दुनिया की इंपोर्ट का वो पाकिस्तान के पास आ रहा है। तो पाकिस्तान के पास एक वो भी पॉजिटिव चीज़ है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान अगर सही तरीके से करें, मकई की फसल देख लें, वो पाकिस्तान में बेहतर है, बम्पर है, उसका रेट नीचे आ रहा है। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान को पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ लेकर जा सकते हैं। जी काशिफ शबीर साहब, आपके ऊपर दोबारा भी आएंगे। तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत और निगरान हुकूमत का किरदार, इसके ऊपर हमारी ट्रांसमिशन जारी है। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन में। इससे पहले, ब्रेक से पहले काशिफ शबीर साहब बात कर रहे थे। काशिफ, आपकी बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। हमारा सबसे बड़ा एक मसला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है। हम इतनी एक्सपोर्ट नहीं करें जितनी हमारी इम्पोर्ट है। इसको अगर काबू कर लिया जाए तो आप नहीं समझते कि मईशत बेहतरी की तरफ जा सकती है? सेकेंड, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम टैक्स है। बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बिजनेसमैन ज़्यादातर ऐसे हैं जो टैक्स नहीं पे करते, और गरीब आदमी ऑलरेडी वो इतना गरीब है, उस पर इतना प्रेशर है, इतना बोझ है, वो टैक्स भी पे कर रहा है, वो और भी बाकी चीज़ें पे कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मुश्किलात नहीं है फिर। देखें, अब आपने दो बातें की हैं, मैं आपको एक एक करके इसका जवाब देता हूँ। पहली बात ये, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, बिल्कुल इस तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वो मुल्क तरक्की करता है जिसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो आप फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में ला सकते हैं और उससे आपके पूरा निज़ाम जो है वो मुल्क का चलता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अराउंड 25 से 26 बिलियन US डॉलर की है, जबकि इससे दुगनी हमारी इंपोर्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है एक्सपोर्ट आइटम्स का, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। हम सब टेक्सटाइल की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारा जो बेहतरीन कॉटन है वो भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अपना लोकल कॉटन को हम एज अ रॉ मटेरियल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारा इंपोर्ट होकर आता है। तो ज़रूरी ये चीज़ है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपोर्ट करें जिससे बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने की क्या तुक बनती है? हमारी गाड़ियाँ क्यों इंपोर्ट होती हैं? हमारे पास जो है ये खाने पीने की अशिया वो क्यों इंपोर्ट होती हैं? वो हम लोकल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो उन सब चीज़ों पे मुकम्मल तौर पे बैन होना चाहिए, वो इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनेगी, आपकी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एयर कंडीशनर इंपोर्ट नहीं कर रहे तो वो मुल्क के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे चीज़ें। अगर आप जूते जो हैं या शूज़ जो हैं वो इंपोर्ट नहीं करें तो मुल्क के अंदर उसकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, और वो इस लेवल पे ग्रो करेगी कि आप उसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। इसकी मिसाल चाइना की है। हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने ऐसे ही अपने मुल्क को तरक्की किया कि पहले पूरा अपने इंपोर्ट को रोका, इंडस्ट्री को फ़रोग दिया, उसके बाद इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट में गए। और उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और इंडस्ट्री को वो सहूलियात दें ताकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है काशिफ साहब, टाइम थोड़ा कम है तो आन शिराजी की जानिब बढ़ते हैं, फाइनल कमेंट्स उनसे भी लेते हैं। आन साहब बताइएगा कितना ज़रूरी है एक तो पॉलिसी सबसे बेहतर करना, और दूसरा ये कि डॉलर की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना कितना अहम है, स्मगलिंग को रोकना कितना अहम है, कितनी जल्दी हुकूमत ये कर पाएगी, और निगरान हुकूमत को इसके अलावा क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए, गरीब आदमी जो है वो उसको कार की ज़रूरत नहीं है, उसको रोटी की ज़रूरत है, मकान उसको मिलता नहीं है, सेहत की सहूलत उसे मिलती नहीं है, बच्चे उसके पढ़ नहीं सकते। तो ये जो लग्जरी आइटम्स आते हैं ना जिनकी काशिफ साहब जिक्र कर रहे हैं, ये AC वगैरह, ये तो और है ना वो बासर लोग, वो पैसे वाले लोग, और वही फैसला साजी में बैठे हुए होते हैं, उन्होंने पॉलिसियाँ बनानी होती हैं। तो इसमें गरीब तो पिस रहा है। हम बात करें गरीब की, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बात की जाती है जी, ये चीज़ें इंपोर्ट ना हो, तो किसने बैन लगाना है? उन्होंने बैन लगाना है जो ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं। यानी गरीब का बच्चा जो खाता है वो अमीर का कुत्ता उससे ज़्यादा महंगा खाना यहाँ पे खाता है, उसकी जो खुराक है वो ज़्यादा महंगी होती है। तो फिर इस पर किसने कंट्रोल करना है? इन्हीं लोगों ने करना है। और दूसरा, कोई निगरान हुकूमत को ना इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये कोई 2/3 मेजॉरिटी लेके आए हैं। नहीं भाई, आइन इनको कहता है, इनका काम है, ठीक है आपने बिल एक पास करके आपने तरमीम कर दी और उनको कुछ इख्तियारात दे दिए। नहीं भाई, इन्होंने पॉलिसी साज नहीं है, ये मेरा वोट लेके नहीं आए, ये सवाम का वोट लेके नहीं आए, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि ये हमारी किस्मतों के फैसले करें। हमारी किस्मतों के फैसले किसने करने हैं? जो हमारा नुमाइंदा है, जिसके पास हमारे वोट की पर्ची होगी, जिसके पास मैं अपना राइट देता हूं कि आप मेरी किस्मत का फैसला करें। ये एक सिलेक्टिव है, ये अपोजिशन लीडर और कायदेवान ने सिलेक्ट किया एक वजीर आजम और उसने अपनी काबीना बना दी। किस्मतों के फैसले, बिल्कुल किस्मतों के फैसले उन्होंने ही करने हैं जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया हनीफ कमर, और ने कहा कि किस्मतों के फैसले हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने ये फैसले करने होते हैं, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदे हमें बार बार जो है मायूस करते हैं। ये बात करेंगे हम, हनीफ कमर की जानिब जाएंगे, उनका कमेंट भी लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन जैसे कि नाज़रीन जानते हैं कि हमारी जारी है मईशत के हवाले से, और निगरान हुकूमत का किरदार, निगरान हुकूमत की जो टीम है वो कैसे मईशत को संभाला दे सकती है। हुमा,
बिल्कुल हसनैन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, वो फिर हम ब्रेक पे चले गए। ऑन शराफी हमारे नुमाइंदा हमें बता रहे थे कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने हमें रिलीफ फराहम करना है और हमारे जितने भी मामलात हैं ये सब इस तरह से सेटल्ड होंगे जब तक हमारे मुंतखब नुमाइंदे आएंगे और वही हमारे लिए काम करेंगे और वो मईशत को ठीक करेंगे। बिजली और इसके अलावा महंगाई, पानी, गैस, जितने भी मसले हैं पाकिस्तान में, जितनी भी मुश्किलात है गरीब आदमी की, ये सब तभी हल होंगे जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे आएंगे। मैंने हनीफ कमर से सवाल किया था, हनीफ कमर आपकी जानिब दोबारा आएंगे और वही सवाल कंटिन्यू करेंगे। ऑन ने जिस तरह कहा कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही हमारे लिए जो कुछ करेंगे, तो इसहाक डार भी जो साबिका हुकूमत इत्तेहादी रही है, इसहाक डार भी आवाम के मुंतखब नुमाइंदों में से ही थे। ये जो मुंतखब हुकूमत आई थी, इससे पहले भी तब्दीली सरकार मुंतखब हुकूमत आई है, तो उसके आने के बाद भी आवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों ने कोई रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ मायूस ही किया। अगर मायूस ही करना है तो फिर आवाम के ये मुंतखब नुमाइंदे दावे और वादे क्यों करते हैं? एक बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ ओन साहब की कि मुंतखब नुमाइंदों को ही ये हक हासिल है कि वो अवाम पे टैक्सेस लगा सकें और अवाम से वो मुआशी जो फैसले हैं सख्त वो कर सकें और उसको समझा जाएगा कि वो अवाम के नुमाइंदा हैं और अवाम की विल से लगा रहे हैं। और कोई नॉन इलेक्टेड हुकूमत अगर ऐसा काम करती है तो उस पर यह एतराज़ है कि वो अवाम की उस तरह मुंतखब नहीं है और अवाम की वो सपोर्ट उसे हासिल नहीं है जो उसे एक तरह से जवाज़ बख्शती है। जमहूरियत का बुनियादी तसव्वुर भी यही है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मुंतखब हुकूमतें भी आईं उन्होंने जो मुआशी फैसले किए वो पॉलिटिकल बेस्ड थे, जिसकी वजह से उनके समरात जो है वो आम आदमी को उस तरह से नहीं पहुंच सके जिस तरह के पहुंचने चाहिए थे। और ऐसे मुआशी फैसले किए गए जिसकी वजह से अमीर तबके को और ज़्यादा बरात दी गई और पाकिस्तान में दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम बढ़ गई, एक खलीज हायल हो गई। अब जिस तरह का जो मुआशी सूरत हाल है, इसमें एक क्लास ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं, पेट्रोल 1000 रुपया लीटर भी हो जाए तो उसके लिए कोई मसला नहीं। और दूसरी साइड पे जो एक दूसरी क्लास है वो इस लेवल पे है कि वो एक रोटी के लिए भी, उसके बच्चे दूध के लिए भी वो तरसते हैं। तो इसके लिए निगरान हुकूमत को अगरचे कुछ ना कुछ मैंडेट दिया गया है और जाने वाली हुकूमत इस हवाले से कानून साजी करके गई है कि वो फैसले कर सके, लेकिन मैं इस हवाले से पुरुमीद इसलिए नहीं हूँ कि निगरान हुकूमत का भी मुआशी तसव्वुर वही है जो पिछली हुकूमत का था। यानी ये भी ये समझेंगे कि अगर हमें कर्जे मिल गए, हमने कर्जे वापस कर दिए, तो जिस तरह वो कहते थे कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया मुल्क को, तो ये कहेंगे कि हमने पटरी हनीफ साहब इसी के ऊपर बात करूंगा। IMF का डेलीगेशन आ रहा है नवंबर में, उन्हें मुतमईन करना कितना अहम है, क्या कर पाएगी जो निगरान हुकूमत आई है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये तो वही तर्ज अमल चल रहा है जो कि पिछली गवर्नमेंट का था, उन्होंने तो मसनूई तरीके से डॉलर को काबू किया, महंगाई भी, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन उस मयार के मुताबिक नहीं किया गया जो कि IMF की डिमांड्स थी। तो क्या IMF को मुतमईन किया जा सकेगा निगरान हुकूमत की जानिब से? 100% मुतमईन कर लेंगे IMF को, यही इनका टास्क है, यही इनकी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट पूरी कर लेंगे और उस असाइनमेंट के पूरी करने के नतीजे में आम आदमी का जो हशर होगा वो आप तसव्वुर ही कर सकते हैं कि कितने लेवल पे महंगाई जाएगी। अगर ये लोग पाकिस्तान की अवाम के लिए मुखलिस हों तो इनको बुनियादी फैसले करने होंगे। इनको डॉलर पर हुकूमती कंट्रोल कायम करना होगा, मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जाएगा। पेट्रोल और बिजली की कीमतें जो हैं उनको नीचे लाना होगा और इसके लिए पेट्रोल की दरामद की आम कंपनीज को, आम लोगों को इजाजत देना होगी। इस पे हुकूमती इजारादारी खत्म करनी होगी, बिजनेसेस को आसान करना होगा, उस पे हुकूमती इजारादारी मुख्तलिफ बिजनेसेस पे खत्म करनी होगी। यहाँ पे आप शुगर मिल लगाते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन सा वहाँ पे एटम बम बनता है कि शुगर मिल आम सनतकार, आम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं लगा सकता। तो इसलिए ये जो हुकूमती उस पर कदगने हैं, पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको ख़त्म करना होगा। और इसके साथ साथ आपको बहुत बड़ी तादाद में जो आपके यहाँ सरकारी मुलाजम हैं और मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं जिनका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं, उन महकमों को ख़त्म करना होगा। सरकारी मुलाजमीन की तादाद में कमी करनी होगी और आपके हुकूमती जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल करना होगा और जिन लोगों को आपने मराहत दी हैं वो वापस लेनी होंगी और उन मराहत को वापस लेकर
वो आम आदमी की तरफ उनका रुख मोड़ना होगा। अगर ये फैसले कोई भी हुकूमत करे, वो इलेक्टेड हो नॉन इलेक्टेड हो, तो फिर तो आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा होगा और आम आदमी समझेगा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन ऐसी मुझे कोई विश नज़र नहीं आ रही, कोई विल नज़र नहीं आ रही कि निगरान हुकूमत इस तरह के फैसले करे कि वो मरात याफ्ता तबके की मरात कम करे और उन लोगों की तरफ मराद का रुख मोड़ दे जो महरूम हैं, जो पसमानदा हैं। इस वक्त जो डिबेट हम कर रहे हैं, कहीं किसी टीवी चैनल पे आपको बहावल नगर सतलुज दरिया की तबाहकारियां कहीं पे दिखाई दे रही हैं? पूरे का पूरा इलाका सैलाब में डूबा हुआ है, ना किसी हुकूमत को फिक्र है, ना किसी समाजी इदारे की कोई वहाँ पे उधर का कोई रुख कर रहा है। बस्तियां की बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। फसल जिसकी शबीर साहब काशिफ शबीर साहब बात कर रहे थे कि बम्पर क्रॉप आने वाली है, वो बम्पर क्रॉप तबाह हो रही है, काटन की भी, चावल की भी। और ये सारा इलाका आप देख लें, कसूर से लेकर दीपालपुर, पाकपतन, ये बहावल नगर और उससे आगे विहाड़ी के ये सारे सतलुज का एरिया जो है वो आफत ज़दा हो चुका है, लेकिन किसी की कोई उधर तवज्जो ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। तो आपकी मईशत कैसे बेहतर होगी? आपकी मईशत का सारा फोकस जो है आपके मुआशी रहनुमाओं का, वो इस पर है कि हमें मजीद कर्जे मिल जाएं, कर्जों की वापसी हो जाए, IMF हमसे खुश हो जाए, वर्ल्ड बैंक हमसे खुश हो जाए और हमारा कारोबार हयात चलता रहे, तो वो चलता रहेगा। बिल्कुल, पॉलिसीज इस तरह से बनानी चाहिए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो। हनीफ कमर अपने कीमती तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हमारा मौजूद पैनल हमारे साथ ही रहेगा, मजीद भी तजिए इनसे लेंगे और मजीद भी इस चीज़ पर डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। महंगाई के बारे में बातचीत हो रही है। महंगाई आज का एक अहम मौजू है जिस पर हम डिस्कशन करें। हमारा मौजूद पैनल हमारे साथ ही है। काशिफ शबीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि इंडस्ट्रीज़ को मुश्किलात पेश आती है इंडस्ट्री लगाने में। आप भी क्योंकि एक इंडस्ट्रीज़ हैं, तो बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन तमाम तर प्रोसेस में और क्या रीज़न है कि उस तरह से आसानियाँ नहीं हो पा रही इंडस्ट्रीज़ के लिए? देखें, वैसे तो हम सारे कहते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़रूरी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आपने एक इंडस्ट्री लगानी होती है तो आपको जो NOCs और जो इजाज़तें लेनी पड़ती हैं 10-15 डिपार्टमेंट से, वो सबसे पहला इशू वो है। उसके बाद ये है कि जब आपकी इंडस्ट्री लग जाती है तो फिर वही डिपार्टमेंट दोबारा आपके ऊपर पास आ जाते हैं मुख्तलिफ अपने कामों के साथ और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों के साथ कि जो आपको चलाना प्रॉब्लम हो जाता है इंडस्ट्री को। उसके अलावा बिजली गैस का मसला उसके अलावा है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री उस वक्त चलती है जब उसको पॉलिसी कंसिस्टेंट मिले, यानी कि ऐसी पॉलिसी मिले गवर्नमेंट की तरफ से जो कि 5 से 10 साल की पॉलिसी हो, जिसके हिसाब से वो अपनी इंटरनल पॉलिसी या माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसी जो अपनी इंडस्ट्री की वो बना सके। ये बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद ये है कि यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा ऐसी होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जिसमें आप एक्सपोर्ट का पोटेंशियल उसके अंदर अवेलेबल हो। आज जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं और आपने जब दुनिया से कम्पीट करना है तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आपको बैंकिंग इदारों के पास जाना पड़ता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि जहाँ पर दुनिया का पॉलिसी रेट जो है वो 1, 2, 3 या 4% के घूम रहा है, तो पाकिस्तान में वही पॉलिसी रेट जो है वो 18 से लेकर 20, 22 और आज तो 23% पे पहुँचा हुआ है। तो वहाँ पर आपकी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है दूसरे मुल्कों से वो ख़त्म हो जाता है और आप कम्पीट ही नहीं कर सकते किसी दुनिया के साथ। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, जिनको देखने की ज़रूरत है। ऐसे साजगार माहौल बनने चाहिए कि आपको एक क्लिक के ऊपर आपकी इंडस्ट्री रजिस्टर हो जाए, आपको NTN नंबर चाहिए तो वो फौरी मिल जाए, आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो फौरी हो जाए। और उसके अलावा ये कि कंपेटिटिव एडवांटेज जो है पूरी दुनिया से वो आपको अपनी इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, तभी आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और पूरी दुनिया में उसका मुकाबला हो सकेगा। अच्छा काशिफ साहब, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं आते, आप बखूबी इस बारे में जानते होंगे। तो कितना बड़ा डेंट साबित होता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो टैक्स अदा नहीं करते, कितना नुकसान होता है मईशत को? देखें, पहली बात तो मैं आपको ये आपकी गलतफहमी निकाल दूं कि इंडस्ट्री जो है वो टैक्स नेट के अंदर होती है। अगर आप ओवरऑल GDP देखें पाकिस्तान की, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं
اس کی کنٹریبیوشن ٹورڈز جی ڈی پی از اراؤنڈ 20 سے 21%، لیکن دیئر کنٹریبیوشن ٹورڈز ٹیکس از اراؤنڈ 55%۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے حجم سے زیادہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ کون ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے؟ وہ سروسز سیکٹر ہے، وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہے۔ سروسز سیکٹر کی کنٹریبیوشن 50-55% ہے ٹورڈز جی ڈی پی، لیکن ٹیکس کی کنٹریبیوشن ہے 25%، اور 20% ہے ایگریکلچر ہمارا جی ڈی پی کا، اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن ہے صرف 1%۔ تو وہ ایشو ہے جہاں پر ٹیکس کا پرابلم آتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں سیکٹرز کو آلموسٹ ٹیکس سے باہر رکھا ہوا ہے، ان پہ ٹیکس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اب سروسز سیکٹر کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ریٹیلر ہول سیلر کے اوپر مختلف تھریش ہولڈز لگائے ہوئے ہیں کہ اتنی آپ کی سیل ہو تو اس کے بعد آپ سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہوں گے اور آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ تمام تھریش ہولڈز کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی 1 روپے کی سیل بھی کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو جو زیادہ سیل کر رہا ہوگا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا پڑے گا۔ ہاں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن پروونشل پھر اس پہ ٹیکس کا لاگو کریں تاکہ آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہوں۔ اون شرازی کی طرف بڑھیں گے۔ اون بتائیے گا ٹیکس کلیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور نگراں حکومت کو کیا ایسی پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے؟ اچھا پہلے تو جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے نا، میری ٹرن ابھی آئی ہے تو ذرا اس کی میں وضاحت کر دوں۔ بات کی جا رہی تھی سیاستدانوں کی، ہم بالکل لان تان کرتے ہیں، ہم ان کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں ووٹ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں سیاستدانوں کا بھی اتنا زیادہ قصور نہیں ہے۔ اب آپ اگر 90s کی سیاست کو دیکھ لیں تو ہر 2-2.5 سال بعد حکومت جو تھی وہ چلی جاتی تھی۔ ابھی اگر آپ 2008 سے 13 تک دیکھ لیں تو 2 پرائم منسٹر آئے، پہلے نواز شریف صاحب تھے، پھر جو 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی کا دور تھا، پہلے یوسف رضا گیلانی تھے، پھر راجہ پرویز اشرف آئے، یعنی کنٹینیوٹی کا ایشو۔ پھر اگر 13 سے 18 اگر آپ دیکھیں نون لیگ کی گورنمنٹ میں تو وہاں پہ بھی پہلے نواز شریف صاحب تھے، پھر شاہد خاقان آئے۔ تو سیاستدانوں کو مکمل طور پہ ٹائم نہیں اس انداز میں دیا گیا جس انداز میں انہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ ان سیاستدانوں نے آپ کو ایٹم بم دیا، ان سیاستدانوں نے آپ کو موٹر ویز دی، ان سیاستدانوں نے آپ کو سی پیک دیا۔ آپ کیا مطلب اگر آپ ان کی اچھا اون ہم آپ سے مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے، آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم حنیف قمر کی جانب جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حنیف قمر، اون کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو جو ہے اس طرح سے موقع ملتا ہی نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا بھی اس لیول کا قصور نہیں ہے کہ عوام آج اتنی مہنگائی کے دلدل میں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جب یہ سیاستدان آتے ہیں تو یہ مختلف منصوبوں کے اعلانات کرتے ہیں، افتتاح کرنے جاتے ہیں، پراپر پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ہمارے سامنے ہے، ایجوکیشن کا نظام ہمارے سامنے ہے۔ جب سے اتحادی حکومت آئی ہے تو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے، تو غربت تو لازمی سی بات ہے کہ غربت آئے گی اگر ہمارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر مسائل جو ہیں اس کا حل پھر کس طریقے سے نکلے گا اگر سیاستدانوں کو آن کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں مل پاتا لیکن افتتاح وہ کرتے ہیں منصوبوں کا؟ بات ٹھیک ہے بالکل اون صاحب کی، یہ ملک سیاستدانوں نے ہی چلانا ہے اور سیاستدان ہی اس کو چلائیں گے اگر ان کو ٹائم دیا گیا تو۔ انفارچونیٹلی سیاستدانوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دیا گیا اس ملک میں، اور جب کبھی سیاسی حکومتیں آئی بھی تو وہ اتنی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو لایا گیا کہ ان کا یہ جواز فراہم کرنا بالکل بجا ہے کہ انہیں کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنا سکے اور فیصلے بنا سکے۔ وہ جب اقتدار میں بھی آتے ہیں سیاستدان تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنی حکومت بچانے کی ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کو آتے ہی اتنے سنگین قسم کے خطرات نان الیکٹڈ فورسز کی جانب سے لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان کے سارا وقت اپنی حکومت بچانے اور اپنی کرسی بچانے میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل سیاستدانوں کا جواز بجا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ٹائم سیاستدانوں کو ملا یا دوسری حکومتیں بھی اس میں اگر دونوں کو ہم موضوع بحث بنا لیں تو معاشی فیصلے جو ہے وہ دونوں حکومتوں نے اس طرح نہیں کیے، پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے فیصلے کرتے رہے۔ اتنی آپ دیکھیں کہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی چند دن پہلے تک، ساری دنیا کو پتہ ہے، خود پی ڈی ایم کے حکمران جو ہے وہ واویلا کر رہے تھے کہ ملک کی معاشی صورتحال بہت ابتر ہے، اور اسی ابتر صورتحال میں آپ نے تنخواہیں بڑھا دی سرکاری ملازمین کی۔ یہ ایک پاپولیرٹی گین کرنے کا ایک حربہ تھا کہ ہم سرکاری ملازمین کی ہمدردیاں لیں، حالانکہ اس سے انتہائی نقصان ہوا۔ اب ہم تنخواہیں بڑھانے کے مخالف نہیں ہیں،
लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि हर मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ा दी जाए, वो नकम्मा है, नाअहल है, कामचोर है, बददियानत है, उसकी भी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और जो एक कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, अपने काम को दयानतदारी के साथ करता है, उसकी भी बढ़ा दी जाए। ये कौन सा दस्तूर है दुनिया का? आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो लोग काम करते हैं, जो अहल हैं, जो मुकाबले की दौड़ में शरीक है, आप उनकी तनख्वाहें डबल से भी ट्रिपल मैकेनिज्म कर दें। होना चाहिए, एक मजबूत मेरिट होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, पॉलिसी मुरतब की जाए जिसकी वजह से मईशत कंट्रोल की जा सके। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन हमारी जारी है। महंगाई और निगरान हुकूमत का किरदार क्या होगा, मईशत को किस कदर कंट्रोल किया जा सकेगा। IMF का कर्जा भी हमारे ऊपर चढ़ चुका है। 16 माह की PDM की हुकूमत रही और 18,500 अरब का कर्ज PDM हुकूमत की जानिब से लिया गया। ऑन शराजी से इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि ऑन बता रहे थे, ऑन कम टाइम मिला, आप जैसे कि कह रहे थे कि सियासतदानों को टाइम कम मिलता है, वाकई टाइम कम मिला। 16 माह का वक्त मिला और 18,500 का हमारे ऊपर 500 अरब रुपए का कर्ज भी बढ़ गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा हसनैन, आप एक तरफ बाउंसर मुझे मार रहे हैं और एक तरफ सवाल उसी अंदाज में उठा रहे हैं। बात पता है क्या है असल में? PDM की हुकूमत आई है ना, तो उससे पहले क्या माशी सूरत हाल थी वो एक अलग बहस है। लेकिन जो मैं एक लार्जर एस्पेक्ट में बात कर रहा था, आप अगर देखें ना कि ज़िया साहब के 9 साल में क्या इस मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। आपने ये एक सानिया देखा किस तरह एक्सट्रीमिज़म और वो तमाम चीज़ें हुई। मुशर्रफ का 9-10 साल दौर है, उसको इन चीज़ों को हम फरामोश कर जाते हैं ना कि डिक्टेटर्स ने कितना टाइम लिया और डिक्टेटर्स के दौर में कितनी तरक्की हुई, किस अंदाज में हुई और कैसे इदारे आपके कमज़ोर हुए। ये कोई एक दिन का तो वाक़या नहीं है कि आपके इदारे कमज़ोर हो गए, आपके इदारे काम नहीं कर रहे उस अंदाज में, टैक्स चोरी हो रही है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस उस अंदाज में चाहे आल दो कि हमारे पुलिस वाले जो है शहादतें भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो जहाँ पे कमी है ना वो कोई एक दिन में नहीं आई है। तो इसका मुर्द इल्ज़ाम मजमूई तौर पे हमारे लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी सियासतदानों की वजह से है, सियासतदान करप्ट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों की गलतियाँ अपनी जगह पे है, लेकिन इसमें सब शामिल है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, आप देख लें कि ये अभी नैब चले जाएं, ठीक है, देखने वालों को भी ये मैं कहूँगा नैब की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे प्ली बारगेन देख लें कि कितनी सियासतदानों ने प्ली बारगेन की है और कितनी ब्यूरोक्रेसी ने की है। यानी आप अगर 100 रुपया करप्शन करते हैं और आप 20 रुपये नैब को दे के और पाक पवित्र हो जाते हैं, ये कानून है नैब का? तो ये इस तरह तो नहीं होता ना। फिर सारा जो बर्डन है वो सियासतदानों पे आ जाता है। तो सियासतदानों ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं और उनसे गलतियां भी हुई। इस तमाम तर मामले में ऑन बजट थोड़ा पीछे रह गया। अगर हम थोड़ी सी बजट के ऊपर भी बात कर लें कि बजट का तयन किस तरह से किया जाना चाहिए, चूंकि अभी पाकिस्तान को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, सैलाब का खदशा है और अमन व अमान की सूरत हाल को भी कंट्रोल करना है। बजट कितना अहम होता है कि उसको कितना स्टेबल रखना चाहिए इन तमाम तर मामलात से पाकिस्तान को निकालने के लिए? देखिए, इत्तेहादी हुकूमत जो है बजट तो अपना रिसेंट देख ही गई है ना, ये तो एलोकेशन तो हो गई। अब ये है कि जो हमारा लेकिन ऑन आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, वो जो बजट उन्होंने पेश किया उस बजट के बाद उन्होंने काफ़ी तब्दीलियां भी की हैं। देखिए, ये पाकिस्तान में ना मतलब बजट जो है वो माहाना भी आते हैं, 15 रोज़ा भी आते हैं। यानी बजट तो वो आ गया ना, 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमत बदल गई तो एक घर का तो सारा बजट तब्दील हो गया ना। तो अब जहाँ पे जिस मुल्क में इकानमी स्ट्रांग नहीं होती है ना, वहाँ पे इसी तरह होता है कि आप ये सालाना बजट आप अगर तरक्की याफ्ता ममालिक का कहें, जिनमें आप US की बात कर लें, बरतानिया की बात कर लें, तो वो एक बार दे देते हैं और फिर उसी के मुताबिक चलते हैं, उसी फंडिंग को लेके चलते हैं। जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, जहाँ पे हर गुजरते लम्हे के साथ मालूम नहीं है कि क्या तब्दीली आ जाए, कौन किस अंदाज में कौन सी हुकूमत तो क्यों नहीं अपनाया जाता? जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका जो मुआशी स्ट्रक्चर है उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता पाकिस्तान में? देखिए, उसके लिए फिर आपको पहले अपनी जो है इकानमी को मजबूत करना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको सनतें लगानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। आपने कारोबारी तबके को, जैसे अभी काशिफ साहब बात कर रहे थे, तो कारोबारी तबके को सहूलतें देनी है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क का है, जितने भी मेरी मईशत वालों से बात होती है या कारोबारी हजरात से, वो एक डिमांड करते हैं कि पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होना, आपकी पॉलिसी सख्त भी होना। मुझे पता है कि आज से 4 साल बाद मुझे ये टैक्स देना है,
یہ ٹیکس اس انداز میں ہوگا، اس میری پروڈکٹ پہ لگے گا۔ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ کل کوئی نیا ایس آر او آ جائے، پرسوں کوئی نیا وزیر خزانہ آ جائے، شمشاد اختر کا پروگرام کچھ اور طرح سے تھا، مفتاح اسماعیل کا اور طرح سے تھا، اسحاق ڈار کا اور طرح سے تھا، اب آپ دیکھیں نا تقریباً 1.5 سال میں اس ملک میں 3 وزیر خزانہ بدل رہے ہیں، اور اگر پچھلی حکومت میں آپ چلے جائیں اس میں تحریک انصاف کی تو 7 سیکٹری خزانہ بدلے گئے، 4 وزیر بدلے گئے، آپ کے ایف بی آر کے 6 چیئرمین بدلے گئے، تو پھر آپ خود دیکھ لیں نا جس ملک میں اس انداز میں فیصلے کیے جا رہے ہوں تو پھر وہاں پہ معاشی اگر آپ کہیں کہ معتدل اور اعتدال والا نظام آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بجا ہے کہ اسی طرح سے وزیر بدلتے جاتے ہیں۔ حنیف قمر اگر اسی طرح سے وزیر بدلتے جا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی وزیر بدلے گئے ہیں، چاہے وہ تبدیلی سرکار تھی، چاہے وہ اتحادی حکومت تھی، منتخب نمائندے ہی آئے تھے نا، یہ خود سے تو ہم لوگوں نے مطلب ایسے ہی نہیں آگے، منتخب کیے گئے تھے، عوام کے ووٹ سے آئے تھے، اور وہ اسی طرح سے بدلتے گئے اور اس میں یہ ہوا کہ عام آدمی مشکلات سے دوچار ہو گئی اس کی زندگی اور مزید مشکلات میں گھر گیا۔ حنیف قمر آپ کا کامنٹ لیں گے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، آپ اپنے کامنٹ میں جلدی سے کلیئر کیجئے کہ اس چیز پہ روشنی ڈالی گئی، اس کا حل کیا ہے؟ صاف شفاف الیکشن کی طرف جایا جائے اور الیکشن کے بعد جو منتخب حکومت آئے گی کیا وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو پائے گی، اس طرح کی پالیسیز بنا پائے گی؟ اگر پالیسیز بنتی ہیں تو اس پہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پائیں گی یا نہیں؟ آگے بھی یہی مسائل رہیں گے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک کا، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ کتنے دن کے لیے آئی ہے اور کب اس نے جانا ہے۔ ایون کہ جو الیکٹڈ حکومت آتی ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے 5 سال پورے کرنے ہیں یا اس سے پہلے ہی چلے جانا ہے۔ یہ جو تاثر اور یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ملک میں، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اب کچھ پالیسی سازوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خاتمہ کرے گی۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لانگ ٹرم چلے گی، در پردہ کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ جب تک بنیادی معاشی فیصلے نہیں کر لیے جاتے اس وقت تک شاید یہی حکومت رہے گی۔ اس سے پولیٹیکل عدم استحکام کا تو ایک طرح سے خاتمہ ہو جائے گا، اگرچہ وہ غیر آئینی ہی ہوگا، لیکن بہرحال امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ہو جائے گا، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس حکومت کو جو کہ غیر آئینی ایکسٹینڈ ہوگی اس کو چاہیے کہ وہ ملک کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کرے اور معاشی اصلاحات کرے اور پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پر عمل درآمد کرے، اور عام آدمی کے لیے جو کارآمد اور مفید پالیسیز ہیں وہ اختیار کرے، لوگوں کو بزنس کرنے کی آزادی دے، ان پہ مختلف قسم کے لائسنسنگ اور این او سیز ختم کرے، اور عام آدمی جو چاہے وہ بزنس کر سکے، اس پہ مختلف چیک اینڈ بیلنسز کی شکل میں جو دھونس دھاندلی ریاست کی طرف سے کی جاتی ہے وہ ختم کی جائے۔ تو اس سے عام بہت آدمی شکریہ۔ بیورو چیف لاہور حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اون شرازی ہمارے نمائندے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے، کاشف شبیر اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ نیوز محسن رضا خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج تک کی ٹرانسمیشن کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔